Hello everyone, welcome to Easy Biology. This is Pooja Maurya. So in the last video I have tried to completed that processes and the enzymes of that recombinant DNA technology. उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट दी क्लोनिंग वेक्टर. थोड़ा सा हमने क्लोनिंग वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था. सी बेटा, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? क्लोनिंग वेक्टर में हम जितने भी वेक्टर्स यूज़ करते हैं उनकी एक्चुअली नंबर ऑफ कॉपीज़ देखी जाती है कि जिसमें भी हम अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर रहे हैं दैट वेक्टर इज़ एबल टू मेक मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज़ और नॉट. अगर नंबर ऑफ कॉपीज़ नहीं बना पा रहा कोई भी क्लोनिंग वेक्टर तो वी कैन नॉट टेक दैट क्लोनिंग वेक्टर. तो यहाँ पे सबसे पहले हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक जो एक क्लोनिंग वेक्टर में हमें देखने हैं जस्ट टू गेट इट सिलेक्टेड. तो सबसे पहले हमें प्लाज्मिड के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, ये वर्ड हम बार बार पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में. प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड मतलब है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, जो अपार्ट फ्रॉम क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन दी बैक्टीरियल सेल. तो कोई भी बैक्टीरियल सेल में अभी जैसे लेट्स से कि दिस इज द बैक्टीरियल सेल, तो यहाँ पे खुद का इसका क्रोमोसोमल डीएनए भी होगा और कहीं ना कहीं प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर. तो अभी बैक्टीरिया जो है वो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेगा क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड के अंदर? अभी क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो जेनेटिक मेकअप के लिए ही होते हैं, लेकिन जो प्लाज्मिड है वो कोई जेनेटिक मेकअप नहीं बनाता. ठीक है, कोई डीएनए आरएनए में उसका कोई सेल डिवीजन में कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है. ठीक है, द रोल इट प्लेज, इसका कुछ ना कुछ रोल तो होता ही है सेल डिवीजन में, और दूसरे फंक्शंस भी ये करते हैं, लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वो ये कैरी करते हैं. तो ये इस टाइप के कुछ इनके फंक्शंस हैं प्लाज्मिड के. बट क्रोमोसोमल डीएनए जनरली क्या होता है, यहाँ पे सर्कुलर होंगे, प्लाज्मिड यहाँ लीनियर हो सकते हैं. ये कुछ डिफरेंसेस हैं विच आई एम टेलिंग यू इन दी प्लाज्मिड एंड दी क्रोमोसोमल डीएनए. तो डिफरेंसेस के तौर पे इफ़ वी टॉक, तो प्लाज्मिड में जो हमारा डिफरेंसेस हैं लाइक क्रोमोसोमल डीएनए, जैसे क्रोमोसोमल डीएनए जो है ये हमारा सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, लेकिन जो प्लाज्मिड है वो सिर्फ लीनियर होगा. ठीक है, ये सिर्फ लीनियर होगा. प्लाज्मिड जो है हमारा लीनियर है, लीनियर के साथ साथ लीनियर नहीं बोल सकते इसको हम, ये भी डबल स्ट्रैंडेड ही होगा. ओके, डबल स्ट्रैंडेड होगा, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड होंगे. ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड हम बोलते हैं यहाँ पे. तो प्लाज्मिड जो है हमारा डबल स्ट्रैंडेड होगा. डबल स्ट्रैंडेड के साथ साथ सर्कुलर होते हैं प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड होने के साथ साथ सर्कुलर होते हैं. क्रोमोसोमल डीएनए जो है सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकते हैं. ओके, डिपेंड. और इसमें क्या होता है कि प्लाज्मिड में हमारा जो प्लाज्मिड है इसके अंदर कोई हिस्टोन मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. हिस्टोन इज द एक्चुअली हिस्टोन मॉलिक्यूल जो है हमारा डीएनए को रैप करने के लिए यूज़ होता है. तो डीएनए रैपिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है एज सच बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया में एज सच न्यूक्लियस ज़्यादा होता नहीं है. ठीक है, अगर आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंसेस पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट्स के पास खुद का डीएनए नहीं होता है. तो डीएनए नहीं होने के कारण उसमें क्या है, जो भी डीएनए है, जो भी क्रोमोसोम थोड़े बहुत हैं, वो ऐसे ही स्कैटर्ड रहते हैं साइटोप्लाज्म में. तो यहाँ पे भी इसी तरीके का फिनोमिना देखने को मिलता है. तो जनरली क्रोमोसोमल डीएनए सब इसी तरह से साइटोप्लाज्म में रहते हैं. तो प्लाज्मिड जो है हमारा यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, लीनियर हो सकता है, लेकिन क्रोमोसोमल डीएनए हमारा सर्कुलर और ये लीनियर दोनों हो सकते हैं. सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं. ओके, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं. और जो क्रोमोसोमल डीएनए है इसमें क्या होता है, कोटिंग रहती है हिस्टोन प्रोटीन की. ठीक है, कोटिंग रहती है, लेकिन प्लाज्मिड में कोई कोटिंग नहीं होती है क्रोमोसोमल डीएनए की. ठीक है, कोटिंग नहीं होती कोई हिस्टोन प्रोटीन की. प्लाज्मिड के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं होती है हिस्टोन प्रोटीन की, जहाँ की क्रोमोसोमल डीएनए में देयर विल बी द कोटिंग, वहाँ पे कोटिंग रहेगी हिस्टोन प्रोटीन की. तो जनरली क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो भी मतलब क्रोमोसोमल डीएनए होगा वो रेप्लिकेट करता है जीनोम के साथ. तो जो भी जीनोम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वैसे वैसे क्रोमोसोमल डीएनए भी इसके साथ रेप्लिकेट करें. जैसे बैक्टीरिया रेप्लिकेट होंगे वैसे ही क्रोमोसोमल डीएनए भी रेप्लिकेट होगा. लेकिन प्लाज्मिड ऐसे रेप्लिकेट नहीं करता है. प्लाज्मिड ऐसे रेप्लिकेट नहीं करता है कि बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है तो उसके साथ प्लाज्मिड भी डिवाइड कर जाए, ये जनरली नहीं होता है. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो अभी मैंने आपको बताए प्लाज्मिड में और क्रोमोसोमल डीएनए में. ठीक है, दिस इज द प्लाज्मिड एंड दिस इज द क्रोमोसोमल डीएनए. ये हमारा क्रोमोसोमल डीएनए. तो जनरली हम प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं, जनरली हम प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर टू लाइगेट अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, टू लाइगेट अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट. अभी एक एग्जाम्पल बनाया है मैंने यहाँ पर,
और प्लाज्मिड का एडवांटेज ये है कि बहुत ईजिली अवेलेबल होता है एंड ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज ऑफ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने बनाया है PBr322 का, PBr322। तो P यहाँ पर है, P इज़ द प्लाज्मिड एंड BR जो है दिस इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसका नाम है बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज, बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज, बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो PBr322 इज द ऑर्डर इन विच दिस प्लाज्मिड वॉज एक्चुअली आइसोलेटेड और यू कैन से डिस्कवर। तो ये ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये प्लाज्मिड एक आपका NCERT में गिवन है, ये आपको करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इससे कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये ओराई आपको याद रखना है, दिस इज दी ओराई। अभी क्या होता है प्रोकैरियोट्स में, जनरली इन प्रोकैरियोट्स में एक ही ओराई होता है, बट यू कैन से इन यूकैरियोट्स देयर आर मल्टीपल ओराई, बहुत सारे ओराइज वहाँ पे होते हैं। ओराई इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से DNA हमारा रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है। तो ये एक PBr322 है, बैक्टीरियल का है, इसलिए यहाँ पे एक ही ओराई है, ठीक है, दिस इज फ्रॉम द प्रोकैरियोट। तो यहाँ पे सिंगल ओराई प्रेजेंट होगा। देन वी हैव टू सी द सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर आप एक वर्ड पढ़ते होंगे NCERT में। अब इसका मतलब क्या है सेलेक्टेबल मार्कर का, कि सेलेक्टेबल मार्कर किसी एक चीज़ को सिलेक्ट कर रहा है और हम उसको मार्कर से हाईलाइट कर रहे हैं दैट वी हैव सिलेक्टेड दिस थिंग। तो यहाँ पे जो हम प्लाज्मिड हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर जैसे ये टेट्रासाइक्लिन जीन हो गया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो गए, रॉप हो गया, SAL1, BAMH1, EcoR1, ये सारे सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या है हमारा टेट्रासाइक्लिन जीन प्रेजेंट है और ये जो R लिखा होता है इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जब यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होगा तो कोई भी बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक को देने से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। जनरली हम एंटीबायोटिक्स क्यों लेते हैं, मेडिसिन में भी एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम मेडिसिन इसीलिए लेते हैं बिकॉज जो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है वो इस एंटीबायोटिक को लेने से उसका सेल वॉल जो है डाइजेस्ट हो जाए और वो बैक्टीरिया सर्वाइव ना कर पाए, ठीक है। जनरली वी टेक दिस थिंग्स। तो ये एक प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर में ही हमारे पास, इस प्लाज्मिड के पास ही कुछ ऐसे रेजिस्टेंट जीन हैं जो इसको कोई भी एंटीबायोटिक देने से नहीं होगा। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन वगैरह अगर हम एंटीबायोटिक देते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा या कर पाएगा, ये हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, इस R के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अभी जैसे ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, इसका मतलब इसे कितना भी टेट्रासाइक्लिन दे दे ये बैक्टीरिया कभी कोलैप्स नहीं करेगा, ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा बिकॉज इट इज़ द रेजिस्टेंट जीन। और ये रेजिस्टिविटी इस एंटीबायोटिक को देने से बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में हेल्प करती है, ठीक है, बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, एक तो BAMH1 के लिए और एक SAL1 के लिए। ये दोनों ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये दोनों ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। BAMH1 हमने एग्जाम्पल में भी देखा था लास्ट वीडियो में, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाके लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने BAMH1 और SAL1 ये दोनों ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं जो इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के साइट पे प्रेजेंट है, ओके। और दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यानी ये जो पोर्शन है यहाँ पे एम्पिसिलिन देने से बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टिविटी एम्पिसिलिन के अगेंस्ट है। यहाँ पे हमारे पास एंजाइम है PVU1 एंड PST1, PVU1 एंड PST1, ये दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास एम्पिसिलिन की साइड पे है। और BAMH1 और SAL1 ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की साइड पर है। अभी क्या यहाँ पे पढ़ना है हमें, ये रॉप है, दिस इज अ रेप्लिकेशन प्रोटीन, यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोटीन बोलते हैं इसको, जहाँ से रेप्लिकेशन प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे। और ये HIND3 है, दिस इज ऑल्सो वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, CLAV1 दिस इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये PVU2 ये भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये PV1 है यहाँ पे, ये PV2 है, ठीक है। 1 और 2 मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में बताया था कि हम 1 और 2 कब यूज़ करते हैं। जनरली ये ऑर्डर के ऊपर होता है, नंबर ऑफ द स्ट्रेन और कैसे इसको आइसोलेट किया है, ठीक है, उसके ऊपर डिसाइडेड होता है। अभी यहाँ पे हम सिलेक्टेबल मार्कर में क्या पढ़ेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर, ये प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए मैं जो भी बता रही हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
तो यहाँ पर लेट्स से कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ इंसर्ट हो जाता है, लेट्स से कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे इंसर्ट अगर हो जाता है, तो यहाँ पे इंसर्ट होने की वजह से ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है अब नहीं रहेगा, ठीक है, अब नहीं रहेगा, बिकॉज हम यहाँ पर अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर चुके हैं। तो जब हम इस प्लाज्मिड वेक्टर को टेट्रासाइक्लिन वाला जीन प्रोवाइड करेंगे या टेट्रासाइक्लिन मीडियम प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, तो क्या होगा कि ये ग्रो नहीं करेंगे, ये जनरली ग्रो नहीं करेंगे, बिकॉज पहले क्या था, ये ग्रो कर रहे थे क्योंकि रेजिस्टेंट जीन था। अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट रहता है यहाँ पे, तो टेट्रासाइक्लिन देने से ये प्लाज्मिड जो है नहीं ग्रो करेगा, बिकॉज अब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, ठीक है। तो जिसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, यानी जिस भी जीन में, जिस भी प्लाज्मिड में इंसर्ट गया होगा, वो तो ग्रो करेंगे नहीं, ठीक है, और जिसमें नहीं गया होगा वो ग्रो कर जाएंगे यहाँ पर, समझ रहे हो मतलब, क्योंकि वेक्टर जैसे हम चूज़ कर रहे हैं तो वेक्टर तो एक ही रहेंगे, ठीक है, वेक्टर हम एक ही ले रहे हैं और इसी के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे हैं, तो वेक्टर भी हमें यहाँ पे बहुत सारे लेने पड़ेंगे, जो एक ही वेक्टर, एक ही तरीके का वेक्टर लेंगे हम, ठीक है, एक ही तरीके का वेक्टर होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी एक ही तरीके का होगा। तो किस वाले प्लाज्मिड में हमारा जीन ऑफ इंसर्ट कहाँ पे एंटर हुआ है, ये पता करने के लिए हम ये टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन को एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं, एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंसर्ट हुआ होगा तो टेट्रासाइक्लिन देने पर ग्रो नहीं होंगे, ठीक है, और नहीं हुआ होगा इंसर्ट तो टेट्रासाइक्लिन देने पे वो ग्रो कर जाएंगे। सेम ऐसा ही एम्पिसिलिन के साथ है। अगर हम मान लो हमारा जीन ऑफ इंसर्ट यहाँ पे इंसर्ट होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ मेरा जीन ऑफ इंसर्ट यहाँ इंसर्ट होगा, बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बिकॉज जनरली क्या होगा, इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे हमारा जीन कट करेंगे, उस ये साइड्स होते हैं जहाँ पे कट होगा, क्योंकि ओवरऑल हर जगह तो कट नहीं हो सकता, अब ओराई पे तो कट नहीं होगा, जो रिकग्निशन सीक्वेंसेस हैं वो रिस्ट्रिक्शन साइट जो है जहाँ पर प्रेजेंट होती है उन्हीं सीक्वेंसेस पे कट करते हैं। तो जहाँ भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो उन सीक्वेंसेस पे ही कट करेंगे और वहीं पे हमारा जीन ऑफ इंसर्ट होगा एक्चुअली एक प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में क्या होगा, EcoR1 या PVU1 या PST1, ये तीन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देने से यहाँ भी हमारा जीन ऑफ इंसर्ट हो सकता है इंसर्ट। तो एम्पिसिलिन के एरिया में अगर हमारा डीएनए, फॉरेन डीएनए इंसर्ट होता है, तो एम्पिसिलिन में अगर हम ग्रो करवाते हैं इस वेक्टर को, तो दैट प्लाज्मिड विल नॉट ग्रो, ठीक है, वो प्लाज्मिड नहीं ग्रो होगा जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है इस यहाँ पे इस रीजन पे, तो वो एम्पिसिलिन देने से ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, वो एम्पिसिलिन देने से ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम टेट्रासाइक्लिन जीन और एम्पिसिलिन जीन को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है ये हमें, कि हमारा जीन ऑफ इंसर्ट कहाँ पे इंसर्ट हुआ है, और हुआ है तो हुआ भी है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों ही जो जीन है एंटीबायोटिक है, दे आर वर्किंग एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, दे आर वर्किंग एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी को नहीं समझ आया है तो दे कैन आस्क मी अगेन। तो यहाँ पे अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट होता है तो टेट्रासाइक्लिन देने पे दे विल नॉट ग्रो, और यहाँ पे भी इसी तरह का केस होगा। अगर जीन ऑफ इंसर्ट नहीं होता है इंसर्ट यहाँ पर, तो टेट्रासाइक्लिन देने से दे विल ग्रो। तो कई बार हमें क्या होता है, एक बार एम्पिसिलिन में ग्रो करवा के देखना पड़ता है, एक बार टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करा के देखना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार एम्पिसिलिन में मीडियम ग्रो किया, एक बार टेट्रासाइक्लिन पे। तो एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन दोनों ही अलग तरह के एंटीबायोटिक्स हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा कंटामिनेट हो जाता है, तो हमारा फॉरेन डीएनए भी कंटामिनेट हो सकता है। इसके लिए हम ये एक कम्बरसम प्रोसेस माना जाता है। तो हम बार बार कभी एम्पिसिलिन कभी टेट्रासाइक्लिन इस पे ग्रो करने के बजाय वी यूज़ वन जीन दैट इज कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दिस इज अ जीन। ये जीन क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कराता है। इस जीन को यूज़ करके इसके साथ एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट हमने लगा दिया, तो जैसे ही हमने ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज दिया और इसके साथ जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट देंगे वो एक कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जब हमारा जीन ऑफ इंसर्ट हो गया होगा तो वो कॉलोनीज़ क्या है, वाइट कलर देंगी, वो कॉलोनीज़ क्या है, वाइट कलर देंगी। आपको एक प्लेट आपने देखा होगा लैब में, इस तरह से एक प्लेट रहता है, इसको हम पेट्री डिश बोलते हैं।
इस पेट्री डिश में जनरली वी ग्रो, यहाँ पे एगरोज हम यूज़ करते हैं, एगरोज यूज़ करके हम यहाँ पे स्ट्रीकिंग करते हैं जनरली फॉर दैट कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रीकिंग करने के बाद हम ये वाला बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पे ऐड करेंगे, तो कुछ कॉलोनीज वाइट मिलेंगी, कुछ रेड या ब्लू मिलेंगी, ठीक है। जो ब्लू कॉलोनीज होंगी वहाँ पे हमारा इंसर्ट नहीं हुआ है, और जो वाइट कॉलोनीज होंगी वहाँ पे हमारा इंसर्ट हुआ होगा, ठीक है। तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस से भी हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करा के पता कर सकते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। सो हमारे रिकॉम्बिनेंट बने हैं या नहीं बने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमने रिकॉम्बिनेशन अपनी तरीके से करा लिया लेकिन सारे जो जीन हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं, उनमें सब में रिकॉम्बिनेशन हुआ हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। तो ये पता करने के लिए कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, वी यूज़ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सो बीटा गैलेक्टोसाइडेज में क्या होता है, ब्लू एंड वाइट कलर की 2 कॉलोनीज हमें मिलती हैं, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज से हमें 2 कॉलोनीज मिलेंगी, एक ब्लू और एक वाइट। तो ब्लू जो होंगी उसमें इंसर्ट नहीं हुआ होगा, तभी वो ब्लू कलर दे रही हैं। अगर इंसर्ट हो जाता तो वाइट कलर आता, क्योंकि वो इंसर्शन भी यहीं हुआ होगा कहीं पे, इन दोनों जगह पे। तो अगर इंसर्ट नहीं हुआ है तो ब्लू कलर आएगा, अगर इंसर्ट हुआ है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो वाइट कलर आएगा, ठीक है। दिस इज़ द यूज़ ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइक व्हाट इज़ द प्रोसेस टू अवॉइड दिस कंटामिनेशन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। तो देन यू हैव टू राइट ओवर द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को यूज़ करके किया जा रहा है। तो इसमें ब्लू एंड वाइट कॉलोनीज मिल रही है जो हमें हेल्प कर रही है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। पहला आपको ओराई याद रखना है साइट, फिर उसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर्स याद रखने हैं। ये हमारा पहला प्लाज्मिड वेक्टर का दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। नाउ वी विल सी द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। सो आइए अब हम प्लाज्मिड वेक्टर की हमने बात कर ली थी। प्लाज्मिड वेक्टर में हमने ओराई की बात करी थी, सेलेक्टेबल मार्कर की बात करी थी, एंड वी हैव डन फॉर द वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमने बात करनी है प्लांट में। तो प्लांट में जो वेक्टर है जिसको हम एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं प्लांट सेल के किसी डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए, दैट इज़ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस एक ऐसा यू कैन से अ प्लाज्मिड है जो ट्यूमर कॉज करता है। दिस इज़ अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, दिस इज़ अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और ये मतलब प्लांट के अंदर ट्यूमर इंड्यूस करता है। तो दिस इज़ अ बैक्टीरिया विच इज़ इंड्यूसिंग ट्यूमर इन द प्लाज्मिड, सो इन द प्लांट। तो इसको हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं टू ट्रांसफर अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे ही एनिमल्स में, इन एनिमल्स वी हैव रेट्रोवायरसेस, ठीक है। रेट्रोवायरसेस जो हैं, अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, HIV वायरस है, ये सारे ही कैटेगरी ऑफ वायरस जो है रेट्रोवायरसेस में आते हैं। तो रेट्रोवायरस भी एक प्लाज्मिड का काम कर सकता है इन केस ऑफ एनिमल्स। तो ये आपको याद रखना है कि रेट्रोवायरस जो है एनिमल्स में आएंगे, और प्लांट्स में देर इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वेक्टर, दैट कुड बी द बैक्टीरियोफाज वेक्टर। अभी जो बैक्टीरियोफाज वेक्टर है, बैक्टीरिया मीन्स फाज मतलब होता है ये वायरसेस हैं जनरली, ठीक है। बैक्टीरियोफाज जो है एक वायरस है, ये इस तरह का वायरस है जो बैक्टीरिया के सेल्स को अटैक करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के सेल्स को अटैक करते हैं, और ये बैक्टीरिया के सेल्स को अटैक करने के साथ साथ इसके पास यू कैन से इट कैन एक्चुअली कॉज डैमेज टू द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। ये डैमेज भी कर सकता है बैक्टीरियल सेल को, और बैक्टीरियल सेल को डैमेज करने के साथ साथ इसमें जो फाजेस आते हैं, इसके अंदर में जो हम फाज पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल है कि लैम्डा फाज और M13 फाज, ये दोनों ही तरह के बैक्टीरियोफाज है जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे। क्लास 11th में आपने सेकेंड चैप्टर में बैक्टीरियोफाज का डायग्राम पढ़ा होगा, ठीक है। उसी डायग्राम में आपने एक हेड वाला पोर्शन देखा होगा कि इस तरह से हेड होता है बैक्टीरियोफाज का, बीच में यहाँ पे कॉलर पोर्शन होता है, द टेल इज, ठीक है, टेल फिन्स होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। तो ये हम एज अ वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ये इजीली मतलब वेक्टर की तरह भी काम कर सकता है। तो इसमें पहला एग्जांपल है हमारा लैम्डाफाज। तो लैम्डाफाज जो है जनरली यहाँ लैम्डाफाज में ये 452 502 बेस पेयर्स का होता है, जिसके अंदर जो 12 बेसेस होते हैं, जैसे ये डीएनए है, ये इसका डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो पोर्शन है वो जनरली सिंगल होता है, जैसे ये पोर्शन है ये सिंगल है, लास्ट वाला पोर्शन। तो ये कुछ 12 बेसेस आगे से, 12 बेसेस कुछ पीछे से, ठीक है। 12 बेस पेयर यहाँ से और 12 बेस पेयर यहाँ से, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड रहते हैं।
ये सिंगल स्ट्रैंडेड रहते हैं। जैसे ही इसको हम ई कोलाई के वेक्टर डीएनए या दूसरे उसके साथ डीएनए के साथ इंसर्ट करते हैं, ये सर्कुलर बना के अपने आप को ये ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इनको हम कॉस साइड्स बोलते हैं। तो ये जैसे ही सर्कल में आएंगे दे विल फॉर्म अ कोएगुलेशन और यू कैन से दे विल अलाइन देमसेल्फ और ये सर्कल में बन जाते हैं। ये लैम्डा फाज का फीचर मैंने बताया। लैम्डा फाज में 48,502 बेस पेयर्स हैं, जिसमें 12 बेस पेयर ऊपर से 12 बेस पेयर नीचे से सिंगली स्ट्रैंडेड होते हैं। और ये जैसे ही किसी दूसरे डीएनए में इंसर्ट किया जाता है तो ये अपने आप सर्कुलर पोजीशन में हो जाते हैं। M13 फाजेस में क्या है, और लैम्डा फाज की एक बात और याद रखनी है कि ये 23 kb बेस पेयर्स तक का ही जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो इंसर्ट कर सकता है, ठीक है। और M13 में क्या है, M13 बैक्टीरियोफाज में M13 वाला जो है फाज, इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है एज़ कम्पेयर टू दी लैम्डा फाज। तो M13 में जनरली क्या होता है, ये F पिलाई का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें, F पिलाई, यहाँ पे F पिलाई जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। F पिलाई जैसे ही इकोलाई में इंसर्ट होगा इट विल फॉर्म रेप्लिकेटिव, जब ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं दे विल फॉर्म रेप्लिकेटिव फॉर्म। पहले ये सिंगल स्ट्रैंडेड रहते हैं F पिलाई के फॉर्म में, जब ये रहता है तो जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड होता है इट बिकम्स रेप्लिकेटिव फॉर्म, रेप्लिकेटिव फॉर्म के हो जाते हैं। और ये सिर्फ लेस देन 10 kb बेस पेयर के डीएनए को ही इंसर्ट कर सकते हैं, लेस देन 10 kb बेस पेयर, इससे ज़्यादा का ये डीएनए इंसर्ट नहीं कर सकते जो M13 फाजेस ऑफ द वेक्टर हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ कॉपीज़ होते हैं जनरली 100 नंबर ऑफ कॉपीज़ हो सकते हैं, 100 नंबर ऑफ कॉपीज़ ये बना सकते हैं, ठीक है। ये कुछ वेक्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ अदर वेक्टर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो है कॉस्मिड। कॉस्मिड कॉस साइड्स होते हैं, कॉस साइड मैंने आपको बताया अभी, जैसे ये एक्स्ट्रा साइड जो है दिस इज कॉल्ड कॉस साइड, ठीक है। ये इन्हें कॉस साइड्स कहा जाता है जो आगे और पीछे में सिंगली स्ट्रैंडेड होते हैं। तो कॉस साइड प्लस दी प्लाज्मिड डीएनए उसको मिलके कॉस्मिड बना है, जैसे प्लाज्मिड होता है ऐसे ही कॉस्मिड है, ठीक है। कॉस्मिड में आपको एक फीचर याद रखना है एंड दैट फीचर इज दैट इसमें 45 kb लेंथ के डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। ये 45 kb लेंथ ऑफ डीएनए को दे कैन इंसर्ट, और ये कोलिन्स ने सबसे पहले बनाया था, कोलिन्स ने कॉस्मिड सबसे पहले बनाया था। तो जितने भी प्लाज्मिड हम पढ़ते हैं सबका एडवांटेज एक्चुअली यही होता है कि जो भी वेक्टर हम ले रहे हैं यहाँ पे प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज, जैसे प्लाज्मिड इज़ नॉट अ बैक्टीरियोफाज, लेकिन जो भी बैक्टीरियोफाजेस जैसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर लैम्डा फाज हो गया, M13 फाज हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया, ये जनरली बैक्टीरियोफाजेस में आते हैं। तो ये नंबर ऑफ जो इसका लेंथ ऑफ डीएनए है वो ज़्यादा लेंथ ऑफ डीएनए को ये इंसर्ट कर सकते हैं और वाइडली यूज्ड होते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द बैक्टीरियोफाज रादर देन दी प्लाज्मिड डीएनए। तो यहाँ पर जो M13 है, M13 में मैंने बोला लेस देन 10 kb ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए इट कैन इंसर्ट, कॉस्मिड में 45 kb हो सकता है, ठीक है। लैम्डा फाज में ऐसा था 12 बेस पेयर ऊपर नीचे जो थे वो कम ज़्यादा थे, इसमें 1000 कॉपीज़ बन सकता है, इसमें 100 कॉपीज़ बन रहा था, ठीक है। अब जैसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, BAC इज़ द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में सिर्फ 300 to 350 kb तक का लेंथ का डीएनए आ सकता है, 300 to 350 kb लेंथ का डीएनए हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में। इसके बाद है हमारा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में क्या होता है, इसमें हम मैक्सिमम यू कैन से 1 MB का डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं, 1 MB। फाजमिड हो गया, फाजमिड भी दिस इज़ अ वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। फाजमिड में फाजमिड जो है बैक्टीरियोफाज प्लस दी प्लाज्मिड इसको मिलके बना है फाजमिड, ठीक है। फाजमिड जो है बैक्टीरियोफाज प्लस दी प्लाज्मिड इसको मिलके फाजमिड बनाया गया है। ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स भी आप एक वर्ड पढ़ेंगे। ट्रांसपोजोन्स मतलब वो डीएनए जो बार बार मूव करते रहते हैं। कुछ ऐसे हमारे मोबाइल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो इनको भी हम एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इसको सबसे पहले मैक्लिंटन एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था इन द मेज प्लांट। देन शटल वेक्टर्स, शटल वेक्टर, शटल मतलब होता है कि ये प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में, दोनों में पाए जाते हैं शटल वेक्टर्स। तो दोनों में होने की वजह से इनके पास सेलेक्टेबल मार्कर भी ज़्यादा होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी 2 होते हैं, और ये दोनों में ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी। तो दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर। तो इस पूरे वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दी प्लाज्मिड वेक्टर और प्लाज्मिड वेक्टर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड सम अदर वेक्टर्स ऑल्सो।
जैसे कि आपकी बुक में ये नहीं दिया है, कॉस्मेड, बैक, artificial chromosome, east artificial, phasmid, transposon, shuttle vectors. These are the additional information which I have provided in this video. So if you like my video, please subscribe it, and if you have any doubt regarding any topic, you can ask me in the comment section. Thank you for watching it.